नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड पर आपका स्वागत है। मैं हूं रुपेश साहू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को यूपी के बीजेपी सांसदों को चाय पर बुलाया, कड़क हिदायत दी। उन्होंने सांसदों को प्रशासनिक कार्रवाई से दूर रहने की समझाइश देने के साथ ही अपने क्षेत्र में सक्रिय रहने की बात कही। साफ है, पीएम मोदी यूपी की बड़ी जीत के बाद किसी भ्रम में नहीं रहना चाहते और न ही जनता के प्रतिनिधियों को किसी मुगालते में रखना चाहते हैं। उनका एजेंडा 2019 के आम चुनाव है और वो इसमें कोई चूक नहीं चाहते। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी यूपी की कुर्सी संभालते ही सक्रिय हो गए। उन्होंने जनता की नब्ज पकड़ ली है। यूपी की सबसे बड़ी समस्या कानून की बिगड़ती व्यवस्था है, जिसे दुरुस्त करना योगी की प्राथमिकताओं में से एक है। योगी सरकार अवैध बूचड़खानों को तो बंद करा ही रही है, साथ ही एंटी रोमियो स्क्वाड भी लगातार कार्रवाई कर रही है। सीएम योगी पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान को भी गति देने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या आने वाले समय में यूपी की तस्वीर बदलने वाली है? क्या 2019 के आम चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी शुरू हो गई है? यही है हमारा आज का विशेष मोदी क्लास योगी एक्शन। अपने मेहमानों से चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए यह रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत से प्रसन्न पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्य के बीजेपी सांसदों को गुरुवार सुबह नाश्ते पर बुलाया। जानकारी के मुताबिक पीएम आवास पर सभी सांसदों का सम्मान किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने सांसदों से कहा कि वे किसी भी मामले में पुलिस पर बेवजह दबाव न बनाएं। मोदी ने सांसदों को ट्रांसफर और पोस्टिंग की अनुशंसा से भी दूर रहने के लिए कहा, साथ ही कड़ी मेहनत से काम करने की नसीहत भी दी। जानकारी के अनुसार पीएम मोदी ने इस दौरान सांसदों को साल 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए जुट जाने के लिए कहा। यूपी में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं, लिहाजा 2019 के लोकसभा चुनाव में इसका अहम रोल होगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य में 73 सीटें हासिल हुई थीं। वहीं यूपी में नवनिर्वाचित सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ तरीके से सरकारी कार्यालयों में छापामार निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को उन्होंने सबसे पहले लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन का औचक निरीक्षण किया और थाने की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं योगी के अचानक दौरे से थाने में हड़कंप की स्थिति रही। वहीं एंटी रोमियो स्क्वाड की कार्रवाई के खिलाफ सपा सांसद रामगोपाल यादव ने इसे संवैधानिक अधिकार के हनन का मामला बताया है। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज हो, इस दृष्टि से पुलिस का मनोबल क्या जानने और इस संबंध में उत्तर प्रदेश के अंदर क्या प्रभावी कार्य हो सकते हैं, यही सब निरीक्षण करने के लिए आए हैं। ये पहला निरीक्षण और अंतिम नहीं है, एक शुरुआत है। आप देखेंगे हर स्तर पर एक सुधार दिखाई देगा और उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज लागू होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी आवश्यक होगा, उत्तर प्रदेश की जनता के हित में हम लोग वह कदम उठाने में हिचकेंगे नहीं। अब तो यह है कि अगर लड़का किसी लड़की से बात कर रहा है और रोमियो इसको पकड़ ले जाएगा, तो यह व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के खिलाफ है। इसको तुरंत रद्द करना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी हमेशा एक्शन मोड में रहते हैं। यूपी और उत्तराखंड में बड़ी जीत के बाद वो किसी तरह की ढील नहीं बरतना चाहते और जीत का ये क्रम आने वाले विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जारी रखना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने मंत्रियों और सांसदों पर पकड़ मजबूत कर दी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पीएम मोदी के नक्शे कदम पर चलते हुए नायक स्टाइल में काम कर रहे हैं। हर दिन कोई न कोई नया नियम बन रहा है। तो सवाल यही है, क्या मोदी और योगी की ये युगल जोड़ी 2019 की तैयारी में लग गई? क्या यूपी में राम राज्य की कल्पना को साकार करने की कोशिशें शुरू हो गई? डेस्क रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड। 2014 के बाद देश में बहुत कुछ नया हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, विरोध हुआ, यूपी में जमकर विरोध हुआ, बड़ी जीत हासिल हुई और अब यूपी के सीएम योगी भी लगातार कुछ ऐसा कर रहे हैं जो शुरुआती तौर पर जनता को भा रहा है। तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दुर्गेश शर्मा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता चेतन सिंह हमारे साथ ही
दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, रमेश शर्मा और गौरव चतुर्वेदी। आप सभी का बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत रमेश शर्मा जी आपसे करेंगे। जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को हिदायत दी, साफ तौर पर उन्होंने कहा, यूपी के सांसदों से उन्होंने कहा कि पुलिस का जो कार्यशैली है, पुलिस का जो कार्य, उसमें दखलंदाजी ना करें। लगातार सीएम थानों का निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं, कार्यालयों का निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं। इन सबके पीछे की क्या रणनीति है? देखिए, मोटे तौर पर भाजपा ने जो अंदरूनी समीक्षा की होगी, बाहर सड़क पर जो उत्साह है वो दिखा रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जो उन्होंने अंदरूनी समीक्षा की होगी उसमें वोटों के प्रतिशत का गणित है। भाजपा को इसमें करीब 42% वोट मिले हैं, जबकि विपक्ष की पार्टियों को लगभग 55% वोट मिले हैं। अभी अगर कल्पना की जा रही है कि अगर महागठबंधन लोकसभा में बनेगा तो स्वाभाविक रूप से ये 13% का उनको अंतर दिख रहा है और इससे लोकसभा में उनको नुकसान होगा। इस नाते उन्होंने योजना पूर्वक अभी से उसकी तैयारी शुरू की और तैयारी को शुरू करके वो अपनी वोट का परसेंटेज बढ़ाना चाहते हैं। यद्यपि मुझे पता नहीं ये बात अखबारों में आई नहीं आई, लेकिन मुझे जो लग रहा है, या उन्होंने एक्शन लिया कि नहीं लिया, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि संघ की प्रतिनिधि सभा से लेकर के मोदी तक 9% का टारगेट जरूर उन्होंने रखा होगा कि इस 42% में हमको 9% बढ़ाना है और हमको 51। कौन सा 9% हो सकता है? वो 9% हो सकता है जो या तो मायावती से टूटेगा या अखिलेश से टूट करके इनको अपने 42 से बढ़ा करके उसको 51% पर लेकर आना। आपको लगता है कि यादव समाज को घेरने की या यादव समाज को अब मनाने की कोशिश होगी? देखिए, इसमें मुझे लग रहा है कि यादव समाज को तो वो जितना करेंगे तो करेंगे, लेकिन माइनॉरिटी पर फोकस करेंगे और जो खासतौर से दलित वर्गों में कुछ वोट हैं, जैसे जाटा वोट है, अहिरवार वोट है, इन वोटों पर कुछ ना कुछ वो कंसंट्रेट करेंगे और उसको 9% का टारगेट पूरा करेंगे। चलिए, दुर्गेश शर्मा जी क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को एक बार फिर हिदायत दे दी है, साफ तौर पर कहा है कि प्रशासनिक कार्रवाई में दखलंदाजी नहीं होगी। इस पर आपकी क्या राय है? रुपेश जी, मेरा ये मानना है कि मोदी जी ने जो यूपी में किया, काश वो दूसरे प्रदेशों में भी इस बारे पे ध्यान दे दें। काश वो हमारे मध्य प्रदेश में आ जाए, जहां मैं बैठा हुआ हूं, वो यहाँ भी आके देख लें यहाँ पर क्या कानून व्यवस्था हो रही है। काश वो दिल्ली में भी देख लें, क्योंकि दिल्ली की पुलिस उन्हीं के अधीनस्थ आती है। शायद मुझे उम्मीद है कि वो इस बात पे भी ध्यान देंगे। आपका कहना है कि सारे सांसदों को ये हिदायत दी जानी चाहिए थी, जितने भी बीजेपी सांसद? मेरा ये कहना है, सांसदों के अलावा जो सरकारें हैं या जो आपके अधीनस्थ आने वाली जो प्रशासनिक बॉडी है, उस पे यदि आप आज यूपी के अंदर कसावट दिखा रहे हो, अच्छी बात है। यूपी का रिजल्ट तो समय पे पता लगेगा, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आज जुमा कुछ ही दिन हुए हैं, कुछ ही घंटों की बात है। ऐसे में सरकार का कोई आकलन या उस पर कोई कटाक्ष करना उचित नहीं होता। पर हम जहां बैठे हैं, जिस प्रांत में हम रहते हैं, उस प्रांत की स्थिति हिंदुस्तान के अंदर आंकड़ों के हिसाब से कहाँ है, कहाँ बच्चों के शिशु मृत्यु दर है, कहाँ यहाँ पर क्राइम किस स्थिति में चल रहा है, आज यहाँ पर अवैध खनन की क्या स्थिति है, ये सब चीज़ें हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा कि माननीय मोदी जी यदि आज उत्तर प्रदेश के सांसदों के संग बैठ के बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से, मध्य प्रदेश के प्रशासनिक तंत्र से जो उनके अधीनस्थ भी आता है, उससे भी चर्चा कर लें कि क्या मध्य प्रदेश में भी ये सब चीज़ों पर कंट्रोल हो पाएगा, कब आएगा। चेतन आनंद जी, बताइए कि क्यों आखिर बाकी के प्रदेशों के सांसदों को शामिल नहीं किया गया और आखिर क्यों जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं दुर्गेश शर्मा जी, क्यों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और हरियाणा में इस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं और वहां क्यों इतनी कसावट नजर नहीं आ रही है, जबकि कुछ राज्यों में तो 2018 में चुनाव भी है? मेरे मित्र का राजनीति का जो चश्मा है वह सच से बहुत दूर रखता है और यही कारण है कि जब जब ये सच और सच्चाई और ज़मीनी हकीकत से दूर रहेंगे, तब तब इन्हें मध्य प्रदेश की तरह ही परिणामों से सामना करना पड़ेगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने केवल उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विषय को लेकर के सांसदों को बुलाया था, वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब को बुलाया था और उत्तर प्रदेश का सारा दारोमदार कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी के इर्द गिर्द रहा, चुनाव के दरमियान भी, आज भी। और माननीय प्रधानमंत्री जी चूंकि उत्तर प्रदेश से ही सांसद चुन करके आए हैं, इसलिए वे दोहरी उनके ऊपर जिम्मेदारी भी है, जवाबदारी भी है कि उत्तर प्रदेश का लाइन ऑर्डर ठीक हो। जिन बातों को लेकर के उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैंपेनिंग की है, उस पर सरकार का फोकस हो। और ये तो आप भी समझते होंगे कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं दबाव आता है तो ट्रांसफर पोस्टिंग पर ही आता है, क्योंकि 5 साल 10 साल और हम तो लगातार 14 साल बाहर रहे, तो 14 साल तक कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं को लोगों ने प्रताड़ित किया भी होगा।
जनता को भी किया होगा, तो सबके अपने अपने रोष होंगे, सबके अपने अपनी अदावत होगी, किसी की यारी भी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि हमको इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ करके उत्तर प्रदेश की जनता के विकास पर ध्यान देना चाहिए, उत्तर प्रदेश के विकास पर, वहाँ की कानून व्यवस्था पर। जिस प्रकार से माननीय योगी जी एक्शन में हैं, मुझे लगता है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के एजेंडे को, चाहे वो सफाई का अभियान हो, चाहे कानून व्यवस्था का हो, चाहे एक विकसित उत्तर प्रदेश, जाओ पलायन के लिए जाओ उत्तर प्रदेश जाना जाता था, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं योगी जी के एक्शन के प्लान में हमको देखने को मिल रही हैं। गौरव चतुर्वेदी जी, आपसे चर्चा करेंगे। जिस तरह से आपने दोनों नेताओं के बात सुनी, दुर्गेश शर्मा जी की अपनी बात है, चेतन जी उसका जवाब दे रहे थे, क्या आपको लग रहा है उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में बीजेपी की सरकार और क्या निर्णय ले सकती है? देखिए, अब हर पाला खो लिया। सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वो राम मंदिर मुद्दे को लगातार अब हवा देने के लिए जुट गए हैं। ये भी कह रहे हैं, सीधे सीधे धमका रहे हैं कि 2018 में हमारा बहुमत होगा राज्यसभा में। तो यहां से भी प्रेशर बनाया जा रहा है। यानी अब बीजेपी कोई वर्ग को नहीं छोड़ना चाहेगी, ना साधु संतों को छोड़ना चाहेगी, ना दलितों को छोड़ना चाहेगी, ना ओबीसी के लिए आज देखिए एक नया प्रधानमंत्री ने ओबीसी कमीशन ही बना दिया है। तो आपको लग रहा है कि अब हर दिशा में प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ रहे हैं, केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है यूपी को जीतने के लिए 2019 में? रुपेश जी, बात प्रशासन को हमेशा राजनीतिक संरक्षण से मुक्त होना चाहिए। मोदी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, लेकिन सबसे हास्यास्पद बात यह है कि जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे तो सबसे पहले पीएमओ और उनके अन्य जो जहां पर पोस्टिंग उनके माध्यम से होती है, वहां पर उन्होंने अपने चुनिंदा अफसरों को ही नियुक्त किया था। हर जगह पर अधिकारियों की कुछ समस्याएं भी होती हैं और अधिकारी कुछ निरंकुश भी होते हैं। जहां निरंकुश है वहां उन पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन जिस अधिकारी के साथ या कर्मचारी के साथ संवेदनशील व्यवहार अपनाना चाहिए, वहां वो सांसद या विधायक के पास ही जाता है। इसलिए पूर्ण रूप से यह कहना कि सांसद विधायक पोस्टिंग, ट्रांसफर पोस्टिंग से दूर रहें, यह गलत होगा जी। और मोदी जी का जो स्टेप है आज की तारीख में, 2019 के लोकसभा चुनाव तो अभी बहुत दूर है, लेकिन हर 6 महीने में जो पहला चुनाव अब होने जा रहा है वो गुजरात में होगा। तो गुजरात को दृष्टिगत रखते हुए जी, उत्तर प्रदेश के बहुसंख्यक लोग गुजरात में दिहाड़ी मजदूर और अन्य मजदूरी के तौर पे काम करते हैं। तो एक टारगेट ये भी है कि इस वोट बैंक को गुजरात में अपने लिए बनाए रखें। चलिए रमेश शर्मा जी, जो कवायद अब हम सीएम योगी आदित्यनाथ पर कार्यक्रम में आएंगे। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से पहुंच रहे हैं, तमाम कार्यालयों में जा रहे हैं, औचक निरीक्षण कर रहे हैं, गंदगी को लेकर बात कर रहे हैं, स्वच्छता रखने की बात कही जा रही है। क्या जैसे ही मुख्यमंत्री बने हैं ये जो तात्कालिक उत्साह है, ये क्या आपको वो नजर आ रहा है, या जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की शख्सियत है ये पूरे 5 साल चलने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ की जो व्यक्तित्व है, ये उम्मीद तो की जा रही है कि ये पूरे 5 साल चलेगा। जो उन्होंने शुरुआत की है और उन्होंने नाम दिया है कि उत्तर प्रदेश को वो अब उत्कृष्ट प्रदेश बनाएंगे, उन्होंने उत्कृष्ट शब्द का इस्तेमाल किया है। तो इससे न केवल उत्तर प्रदेश में टारगेट रहेगा लोकसभा का चुनाव, बल्कि उत्तर प्रदेश में अगर वो सख्ती और चुस्ती दिखाएंगे, इसका प्रभाव अभी साल भर के भीतर, 2 साल के भीतर कई राज्यों में चुनाव होना है। खासतौर से कर्नाटक में चुनाव होना है, गुजरात में चुनाव होना है। तो कहीं ना कहीं टारगेट में उनको 2-3 नए प्रदेशों में इसकी तस्वीर दिखा करके अपनी सत्ता को स्थापित करना होगा, जिसमें पहला टारगेट उनका कर्नाटक है। जिस तरीके से कर्नाटक में एक कांग्रेस के नेता हाँ आए भी हैं। तो इन जिन प्रांतों में अभी चुनाव होना है, कहीं ना कहीं गोवा से और मणिपुर के परिणाम, खासतौर से मणिपुर के परिणामों से भारतीय जनता पार्टी उत्साहित दिखती है। और वो उत्साह का वो कोशिश ये करेंगे कि दक्षिण के अन्य प्रांतों में उसकी पुनरावृत्ति हो। और अगर पश्चिम बंगाल में आगामी होने वाले चुनाव में अगर वो सरकार ना भी बना पाए, तो कहीं ना कहीं एक मजबूत और बेहतर स्थिति में लेकर आ सकते हैं। इसलिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि देश भर की सारी निगाहें 2 प्रांतों पर ज़्यादा रहती हैं, एक उत्तर प्रदेश पर और एक बिहार पर। बिहार के चूंकि चुनाव हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश की तस्वीर पूरे देश में वो दिखा करके कहीं ना कहीं अपना लाभ लेना चाहते हैं। दुर्गेश जी क्या कहेंगे, जिस तरह से मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तकरीबन हर रोज वो निकल रहे हैं और छापामार शैली में पहुंचते हैं, वो तमाम कार्यालयों में वहां समझाइश देते हैं। इस पूरी कार्यप्रणाली पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मुझे उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना, क्योंकि वो काम जो कर रहे हैं वही काम उनको करना चाहिए, कोई भी मुख्यमंत्री हो। मैं तो आज इसलिए भी प्रतिक्रिया नहीं दे सकता क्योंकि अभी मैंने बोला कि बहुत कम समय है, इस पे प्रतिक्रिया और नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी नहीं होती। और बाकी मेरा जिस तरह से बूचड़ खाने बंद किए जा रहे हैं, अवैध बूचड़ खाने बंद किए जा रहे हैं, कुछ ये भी मसले आए हैं। रामगोपाल यादव जी ने ये मसला उठाया कि संवैधानिक अधिकारों का हनन है, इस तरह से लड़के लड़कियों पर कार्रवाई होती है। रामगोपाल यादव जी की अपनी स्वयं की प्रतिक्रिया है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा तो ये मानना है, मैं पहले आते साथ इस बात को बोला है कि यदि आप कार्रवाई करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं तो चौतरफा करिए। केवल 73 सांसदों ने मोदी को नहीं चुना, मध्य प्रदेश के सांसद भी थे जिन्होंने आज मोदी जी को प्रधानमंत्री बना के बैठाया है। और हम आज ये देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में बैठा हूं। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है उसमें कितनी विषम वातावरण आज यहाँ पैदा हो गया है। यहाँ तो इस तरीके की, अभी मेरे हाथ में एक पुस्तक आई, उसमें मुझे यहाँ पर पढ़ने को मिला कि उसमें तो रामचंद्र जी के बारे में और की तुलना शिवराज सिंह चौहान जी से कर दी है, उसमें तो भगवान श्री कृष्ण की तुलना शिवराज सिंह चौहान जी से कर दी है। अब मैं किस चीज पे चर्चा की आप बात करेंगे? ये जो आज उत्तर प्रदेश में जो दिखावा दिख रहा है, ये तो आने वाले समय में पता लगेगा, 2-4 महीने में। दुर्गेश जी इस पर भी प्रतिक्रिया दे दें। जिस तरह सुब्रमण्यम स्वामी ने अब राम मंदिर के मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है, तो जो बीजेपी की जो रणनीति है वो पूरी तरह से 2019 के आम चुनाव को लेकर है। जिस तरह से रमेश शर्मा जी कह रहे थे कि 9% उनका जो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने राम मंदिर के ऊपर जो प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है, या जो आज तेजी दिखा रहे हैं और जो उत्तर प्रदेश में राम मंदिर में तेजी दिख रही है, अच्छी बात है। अपना जो इनको करना है, जो इनकी सोच है करें। पर मैं तो ये भी जानना चाहूंगा कि जब राम मंदिर के नाम पर जिस समय आंदोलन छेड़ा था, उस समय इन लोगों ने जो धन अर्जित किया था और जो धन पूरे देश भर से अर्जित हुआ था, उसके बारे में भी सुब्रमण्यम स्वामी जी थोड़ा सा आगे लेके संज्ञान लेके देश को बताएं कि वो अर्थ जो इतना इकट्ठा हुआ था वो कहाँ है और उसका स्वरूप क्या हो चुका है। ये सब चीजें हैं, बहुत सारी बातें। राम मंदिर तो मेरी भी आस्था का प्रश्न है, क्योंकि कांग्रेस की क्या तैयारी है? कांग्रेस की क्या तैयारी 2019 को लेकर? कांग्रेस की अपनी तैयारी है। कांग्रेस चुनाव को जिस तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए चुनाव लड़ेगी। और जो आप यूपी और उस पर बात करेंगे तो मैं निश्चित कहूंगा कि केवल एक यूपी से ही नहीं, पूरे देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बैठी हैं, वो मध्य प्रदेश में तो आप कोशिश कर रहे हैं, कमलनाथ जी को लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मेरे को तो पता लगा रुपेश जी आपको हटा के या किसी और दूसरे को पद पे बैठाने वाला कोई, मेरे पास अभी एक बोल रहा था कि रुपेश जी अच्छे नहीं है उनको हटाने वाला हूं। ये सवाल काल्पनिक होते हैं, इन बातों का ना कोई जवाब होता है ना ये सवाल होता है। जब हमारी पार्टी के अंदर जो निर्णय करना होता है वो हम करते हैं। और यदि मान लो कमलनाथ जी को मेरी पार्टी नेतृत्व देगी, मैं उनके पीछे चल के बिल्कुल पार्टी का कार्य करूंगा। मेरी पार्टी यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बैठाएगी, मैं उनके नेतृत्व में काम करूंगा। मेरे राहुल गांधी जी यदि आज पार्टी का नेतृत्व करने आएंगे, एजेंडा क्लियर नहीं है। ये मेरी पार्टी का आंतरिक निर्णय है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। जिस तरह मैं आपके आज उस पर आक्षेप नहीं लगा सकता, उस तरह मेरी पार्टी का उन खबरों पर ही बात करते हैं। खबरें तो आप बनाते हैं आदरणीय, खबरें तो आप बनाते हैं, क्योंकि आप खबरों में आपका काम है खबरें बनाना। मीडिया का काम है खबरें बनाना। मीडिया नहीं कर रहे हैं, जो खबरें हम तक आती हैं वो बिल्कुल रुपेश जी, मीडिया का काम है खबरें बनाना। मीडिया खबरें बनाती है, कमलनाथ जी, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हमारे वरिष्ठ जितने हैं उनके मार्गदर्शन में हम काम करते हैं और करते रहेंगे और संगठित रूप से काम करते हैं। हम आज यदि यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था पे मोदी जी यदि सांसदों को यूपी में लेके बैठते हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि बाकी प्रांतों में मोदी जी कब जाएंगे, कब प्रांतों में जाके स्थिति देखेंगे, कब मध्य प्रदेश में आएंगे। और जो बच्चियों के संग छोटी छोटी 5-5, 6-6 साल की बच्चियों के संग बलात्कार हो रहा है, जो बच्चियों को यहाँ पर हत्या हो रही है, उनके लिए कब मोदी जी संज्ञान लेंगे, कब मोदी जी शिवराज सिंह चौहान जी के संग बैठ के बात करेंगे। मैं जानना चाहूंगा जो आज शिवराज सिंह चौहान जी पूरे मध्य प्रदेश में नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं और एक तरफ दिखावा दे रहे हैं नर्मदा जी के संगठन की हम उनको यहाँ पर संरक्षित करेंगे, और वहीं साथ में उनके उन्हीं के पूरे समाज के उनके जाति और रिश्तेदार लोग जिस तरह से नर्मदा का खनन कर रहे हैं, नर्मदा को बर्बाद कर रहे हैं, मोदी जी का ध्यान देंगे। मैं ये देखना चाहूंगा। चलिए चेतन सिंह, केवल यूपी के सांसदों से चर्चा करने से कुछ नहीं होगा, देश में पूरे सांसदों को देखना पड़ेगा, पूरी सरकारों को जहां जहां बीजेपी बैठी है।
चलिए चेतन सिंह जी, हम आपसे यूपी पर ही विचार करेंगे, यूपी पर ही चर्चा करेंगे। योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है और सुब्रमण्यम स्वामी की जो कार्यशैली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली है, इतना विरोधाभास क्यों है? क्योंकि एक नेता कहता है कि हम जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी हम वही करेंगे, फिर आपके नेता ही कह देते हैं कि 2018 में हमारा बहुमत आना है, हम उस तरीके से करेंगे। योगी आदित्यनाथ पर भी अभी से ही आरोप लगने शुरू हो गए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, फिर ये आरोपों के स्वर क्यों उठ रहे हैं? देखिए, राजनीति में अभी मेरे मित्र कह रहे हैं ना कि खबरें बनाई जाती हैं। अब सबका साथ सबका विकास ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था उत्तर प्रदेश के चुनाव में। इस एजेंडे पर वहाँ की जनता ने हमको अपना बहुमत दिया और इस पर सरकार अभी एक्शन में आई है कि एक्शन का रिएक्शन चालू हो गया। रिएक्शन नहीं आएगा तो कई लोगों की तो राजनीति की जो दुकानें हैं ना, ये दुकानें बंद हो जाएंगी रुपेश जी। इसलिए इनको अपना रिएक्शन देते रहना पड़ेगा। अभी आप पूछ रहे थे कि योगी जी अभी ये शुरुआती है, क्या 5 साल करेंगे? मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं और आपके माध्यम से जो नेता तरह तरह के वर्जन देते हैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि योगी जी जब से इस हिंदुस्तान की संसद में चुन करके गए हैं तब से लेकर के आज दिनांक तक की उनकी वर्किंग देख करके आए कि वो जो कहते हैं करते हैं कि नहीं, जो करते हैं वो कहते हैं कि नहीं। और अपनी कही हुई बातों से योगी जी, जहां तक मैं समझता हूं, पीछे हटना उन्होंने सीखा नहीं है। अगर कोई चीज अगर खोनी भी पड़े तो वो खोना मंजूर करते हैं, लेकिन अपने शब्दों से, अपनी घोषणाओं से, अपनी शर्तों के साथ वो कोई समझौता नहीं करते। 2007 की पार्लियामेंट का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। उसमें आप देखिए, सोमनाथ चटर्जी जी स्पीकर की कुर्सी पर बैठे हैं और उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार ISI को लेकर के, जिस प्रकार से यहाँ धर्मांतरण को लेकर के, जिस प्रकार से कानून व्यवस्था को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के अगर सरकार और सरकार के अधिकारी मुझे प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं, अगर संसद मुझको यहाँ पर संरक्षण नहीं दे सकती तो मैं इस पार्लियामेंट में 1 सेकंड नहीं रहना चाहता। ये वो योगी जी हैं। गौरव चतुर्वेदी जी से अंतिम प्रतिक्रिया लेंगे। गौरव जी, क्या आपको लग रहा है योगी आदित्यनाथ में वो काबिलियत है कि 2019 में जब आम चुनाव होंगे तो जो मैंडेट 2014 में मिला था उससे बढ़कर मैंडेट मिलेगा बीजेपी को? रुपेश जी, योगी आदित्यनाथ जी लंबे समय तक विपक्ष में रहे हैं और उनकी जो छवि है वो एक उग्र हिंदू नेता के तौर पे जानी जाती है। आज वो जो जिस तरीके से तेजी के साथ काम कर रहे हैं, जिस तरीके की शक्ति दिखा रहे हैं, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो प्रशासन को एक तो सपा का कार्यकर्ता या कांग्रेस का कार्यकर्ता मानते हुए काम कर रहे हैं। शक्ति होना चाहिए, लेकिन शक्ति के साथ साथ संवेदनशीलता भी आपको रखना होगी, पहली चीज। और वो कानून व्यवस्था को देखकर इस तरह की कानून शैली में कानून व्यवस्था के लिए बात कर रहा हूं कि चूंकि विपक्ष में थे, जो भी प्रशासन काम करता है वो अपनी सरकार के कहने पर काम करता है। राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो, लेकिन प्रशासन के कहने, शासन के कहने पर उसको काम करना उसकी बाध्यता है, संवैधानिक बाध्यता है। अभी जो हो रहा है वो सीधा सीधा दुश्मन मानते हुए कार्रवाई करने का तरीका आपको लग रहा है कि ये थोड़ा ठीक नहीं। रमेश शर्मा जी, बिल्कुल अंतिम प्रतिक्रिया, आप भी इससे सहमत हैं इस बात से? इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अगर वो प्रशासन को किसी पार्टी विशेष का कार्यकर्ता मानते तो प्रशासन में हस्तक्षेप की बात उठती। अगर वो अपनी पार्टी से कह रहे हैं हस्तक्षेप ना करो, इसका मतलब है कि उनको, मतलब उनकी कार्यशैली ही है इस तरह की थोड़ा सा टाइट रखने की। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश शर्मा जी, चेतन सिंह जी, रमेश शर्मा जी, गौरव चतुर्वेदी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा के लिए। तो निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ भी एक्शन में है। पीएम नरेंद्र मोदी लगातार अपने सांसदों को नसीहत दे रहे हैं कि वो किसी भी तरह से प्रशासनिक कार्यों में दखल न करें, जिससे जनता में एक अच्छी छवि बनी और 2019 के जब आम चुनाव होंगे तो यूपी में एक बड़ी सफलता एक बार फिर से मिलेगी। हमारे विशेष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।